हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सबका स्वागत है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। अभी हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं वो सर्किट एनालिसिस के लेक्चर्स चल रहे हैं और आज के सर्किट एनालिसिस के लेक्चर में मैं आपको कैपेसिटर के प्रॉब्लम्स के रिलेटेड एक और ट्रिक दिखाने वाला हूं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी लॉस होता है। कैपेसिटर की जो सिस्टम होती है वो सिस्टम के थ्रू एनर्जी लॉस जो होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, वो हम चीज ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन होता है। और ये पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन क्या है, तो कि अगर हम सर्किट दिया गया है, कैपेसिटर का सिस्टम दिया गया है और उस कैपेसिटर के सिस्टम में हम स्विच है और स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं, स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो क्या हो जाता है, पूरी सर्किट में चार्जेस का क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। स्विच को ऑन करने से पहले कैपेसिटर की सिस्टम होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे और जैसे ही स्विच को ऑन करोगे उसके बाद फिर क्या होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद हर एक कैपेसिटर के ऊपर कितने चार्जेस आ जाएंगे उसके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। मैंने बोला ये बहुत ही पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, इस क्वेश्चन की क्या ट्रिक्स होती है, वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं गाइस। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग लेक्चर। देखते हैं दिस पर्टिकुलर लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक सर्किट दिया है जिसमें तीन कैपेसिटर है। तीन कैपेसिटर है, कैपेसिटर 1, 2 एंड 3। और तीन कैपेसिटर के अंदर चार्जेस हैं। पहले कैपेसिटर के अंदर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, दूसरे कैपेसिटर का चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और तीसरे कैपेसिटर का जो चार्ज है वो है 8 माइक्रोकूलम। ओके, और तीन कैपेसिटर का कैपेसिटेंस रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड एंड 8 माइक्रोफेराड। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, यू कैन सी दैट यहाँ पे एक स्विच है एस। ओके, तो ये स्विच जैसे ही हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करने के बाद जो रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चार्जेस का होगा, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे खत्म हो जाता है तो आफ्टर दैट ये तीन कैपेसिटर पे जो अभी 10, 2 और 8 सॉरी 10, 2 और 8 माइक्रोकूलम चार्ज है, वो 10, 2 और 8 माइक्रोकूलम चार्ज की जगह पे कौन सा नया चार्ज वहां पे आ जाएगा, उसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को। और इस कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको एक बहुत ही फंडामेंटल चीज देखनी पड़ेगी। चलिए मैं वो दिखाता हूं, ये ध्यान से पढ़िएगा, दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी थिंग। ओके, चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर हम कहते हैं कि कोई कैपेसिटर है, मान लीजिए कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है और मान ले इस पर्टिकुलर कैपेसिटर पे Q जितना चार्ज है। इसका मतलब ये होता है इस पॉजिटिव प्लेट पे प्लस Q जितना चार्ज है और इस नेगेटिव प्लेट पे माइनस Q जितना चार्ज है। जब भी पॉजिटिव प्लेट पे प्लस Q और नेगेटिव प्लेट पे माइनस Q चार्ज होता है, उस पर्टिकुलर कैपेसिटर का चार्ज Q जितना है ऐसा हम बोलते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेके मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं हर एक कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट पे कितना चार्ज होगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज है कैपेसिटर नंबर 1 के ऊपर, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है जिसके ऊपर 10 माइक्रोकूलम है और नेगेटिव प्लेट पे -10 माइक्रोकूलम चार्ज है। फिर इसी तरह से यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम और इस प्लेट पे -2 माइक्रोकूलम चार्ज है। फिर इसी तरह से यहाँ पे +8 माइक्रोकूलम और यहाँ पे -8 माइक्रोकूलम चार्ज वहां पे ऑलरेडी है। सो ये क्लियर हो गया होगा, राइट। अब क्या करते हैं, देखिए, अब हम एज्यूम करते हैं कि जैसे ही स्विच ऑन होती है, जैसे ही स्विच ऑन होती है वैसे ही क्या होगा, Q जितना चार्ज इस पर्टिकुलर स्विच से फ्लो होगा और कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा, लेट अस एज्यूम कि वो -Q डायरेक्शन में फ्लो होता है। आप सॉरी लेट अस एज्यूम कि वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है, राइट। तो आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी एज्यूम कर सकते हो, उसको आप क्लॉकवाइज भी एज्यूम कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिया है। चलो अब करेंगे क्या, तो ये Q जितना चार्ज क्या करेगा, 2 नंबर के कैपेसिटर के अंदर जाएगा, फिर वहां से बाहर आएगा, फिर 1 नंबर के कैपेसिटर के अंदर जाएगा, फिर वहां से बाहर आएगा, फिर आगे जाके 3 नंबर के कैपेसिटर के अंदर जाएगा, फिर वहां से बाहर आएगा। अब ये चार्ज जिस प्लेट के अंदर एंटर होता है उस प्लेट में ये ऐड हो जाएगा
और ये चार्ज जिस प्लेट से वो बाहर निकलेगा वहां से क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं कैसे करता हूं इसको, ध्यान से देखिएगा कि ये Q जितना चार्ज इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट के अंदर एंटर हुआ, तो क्या करेंगे हम, प्लस Q वहां पे ऐड करेंगे, और ये पॉजिटिव प्लेट के थ्रू ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस Q करेंगे। सिमिलरली आगे बढ़ते हुए ये चार्ज कैपेसिटर नंबर 1 की नेगेटिव प्लेट के अंदर जाएगा, तो प्लस Q करेंगे। ये चार्ज कैपेसिटर 1 की पॉजिटिव प्लेट के बाहर आएगा, इसलिए माइनस Q करेंगे। फिर आगे जाते हैं, और अब कैपेसिटर नंबर 3 की पॉजिटिव प्लेट के अंदर ये Q चार्ज जाएगा, इसलिए प्लस Q करते हैं, और नेगेटिव प्लेट से वो चार्ज बाहर आएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस Q करेंगे। ओके, समझ में आया? जिस प्लेट के अंदर चार्ज एंटर होता है वहां पे ऐड कर दो, और जिस प्लेट से चार्ज बाहर निकलता है वहां से सबट्रैक्ट कर दो, बस इतना करना है। इतना करने से हमको ये पता चल चुका है कि अब हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज है। सो आई एम जस्ट रीड्रॉइंग दिस पर्टिकुलर सर्किट टू राइट कि अब कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है। मैंने जैसे बोला था आपको कि कैपेसिटर के ऊपर Q चार्ज हो तो इसको हम प्लस Q और इसको माइनस Q बोलेंगे। इसका मतलब उसका रिवर्स सोचो कि हमेशा कितना चार्ज बोला जाता है, कैपेसिटर पे Q चार्ज है, इसका मतलब है कि कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है वो प्लस Q और नेगेटिव प्लेट पे जो चार्ज है वो माइनस Q। मतलब बोलने के लिए जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होता है ना, वही चार्ज हम बोलते हैं कि वो चार्ज कैपेसिटर के ऊपर है। तो यहाँ पे कैपेसिटर नंबर 1 की पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है, दैट चार्ज इज बेसिकली 10 माइनस Q। तो हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि ये कैपेसिटर नंबर 1 जो है उसके ऊपर 10 माइनस Q जितना चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद वहां पे है। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर नंबर 1 इज 10 माइनस Q। चलो अब क्या करेंगे, हर एक कैपेसिटर के ऊपर इसी तरह से चार्ज लिखते जाएंगे। चलो ये कैपेसिटर 1 के ऊपर हुआ, अब ये कैपेसिटर नंबर 3 के ऊपर कितना होगा देखते हैं। चलो तो ये हो जाएगा 8 प्लस Q। यू कैन सी दैट उसकी पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होगा वही चार्ज हम यहाँ पे लिखेंगे। स्विच हम नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो हमने क्लोज कर दी है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैपेसिटर नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे 2 माइनस Q जितना चार्ज वहां पे बाकी रहेगा। तो हमारा ये सर्किट बन चुका है। ओके, आफ्टर स्विचिंग ऑन, स्विच ऑन करने से रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हमारा ये सर्किट कुछ ऐसा मिला। अब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, लेकिन Q कितना है वो मुझे पता नहीं है। Q निकल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये तीन कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देता हूँ। चलो तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि भाई अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होगा देखते हैं। चलो ए से शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ए से गए कहां पे, कैपेसिटर नंबर 3 के ऊपर। यहां पे मैं नंबर लिख देता हूं, ये कैपेसिटर नंबर 1 है, ये कैपेसिटर नंबर 2 है, और ये कैपेसिटर नंबर 3 है। और इस तीन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो भी लिख देता हूं। यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड है, यहाँ पे 1 माइक्रोफेराड है, और यहाँ पे 8 माइक्रोफेराड है। ओके, चलो अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, इस पर्टिकुलर लूप में शुरू करेंगे ए से। तो ए से कैपेसिटर नंबर 3 के पास जाएंगे, और हम अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, कैपेसिटर 3 की पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। जब भी आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हो तब आपको क्या लिखना होता है, माइनस लिखना होता है। प्लस से माइनस जाओ तो माइनस, माइनस से प्लस जाते हो तो प्लस लिखना है। तो यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं भाई, प्लस से माइनस जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। माइनस क्या करना पड़ेगा, तो कि जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के अक्रॉस वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। Q होता है CV, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से V का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, Q बाई C मिलेगा। तो Q बाई C विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ कैपेसिटर। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है देखते हैं। चलिए Q कितना है भाई, 8 प्लस Q है, और कैपेसिटेंस जो है वो है 8। ये 8 प्लस Q माइक्रोकूलम है, और ये नीचे 8 माइक्रोफेराड है।
तो माइक्रो माइक्रो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो माइक्रो की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलो अब क्या करेंगे, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज चलते जाते हैं। अब आ गए कैपेसिटर नंबर 2 पे, और कैपेसिटर नंबर 2 में क्या करेंगे, हम माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे। माइनस से प्लस जाते हैं तो प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, तो कि 2 माइनस क्यू अपॉन 1 जितना प्लस करना पड़ेगा। चार्ज कितना है, 2 माइनस क्यू है, और कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेराड, तो 2 माइनस क्यू अपॉन 1। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे अब आगे चलते हैं। आगे चलते चलते माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, फिर से माइनस से प्लस जाओ। चलो तो मतलब प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा भाई, तो कि 10 माइनस क्यू अपॉन 2, ठीक है ना। चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, क्यू बाई सी, 10 माइनस क्यू जो है वो चार्ज है, कैपेसिटेंस है 2। और वापस आ गए वी पे, तो यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू वी ए। तो यहां से मुझे जो मिलेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां से मैं क्या करता हूं, 8 को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे मुझे माइनस 8 माइनस क्यू मिलेगा, प्लस 8 विल बी दी एलसीएम एक्चुअली। तो यहां से 8 टाइम्स 2 माइनस क्यू और 4 टाइम्स 10 माइनस क्यू हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस 8 माइनस क्यू प्लस 16 माइनस 8 क्यू प्लस 40 माइनस 4 क्यू इज इक्वल टू 0 मिलेगा। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे ऊपर की तरफ मैं लिखता हूं, तो आप देख सकते हो माइनस क्यू माइनस 8 क्यू और 4 क्यू, ये मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 13 क्यू हो जाएगा। फिर 16 में से 8 जाएगा तो 8 और प्लस 40 यानी 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और यहां से मिलेगा 13 क्यू इज इक्वल टू 48, और इसका मतलब ये हुआ कि क्यू का जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 48 बाई 13, चार्ज होगा माइक्रोकूलम में। ये मुझे यहां पे क्यू का वैल्यू मिल चुका है, यू कैन सी दैट। ओके, अब क्यू का वैल्यू मिल चुका है, और हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो ऑलरेडी आपको पता है इन टर्म्स ऑफ क्यू। तो क्या करेंगे, ये जो क्यू का वैल्यू है वो हर एक कैपेसिटर के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। चलो हमारे पास कैपेसिटर नंबर 1 है, उसके अंदर कितना चार्ज है भाई, तो कि उसके अंदर जो चार्ज है वो है 10 माइनस क्यू। तो 10 माइनस क्यू कितना होगा, 48 बाई 13। सो 130 माइनस 48 आएगा, 130 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 82, ओके। और डिवाइडेड बाय 13 माइक्रोकूलम, ये पहले नंबर के कैपेसिटर के अंदर 82 बाई 13 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। अब दूसरे नंबर के कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज होगा वो देखते हैं। चलिए, दूसरे नंबर के कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है 2 माइनस क्यू। तो देखिए 2 माइनस क्यू यानी 48 बाई 13, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 48 हो जाएगा, और 26 माइनस 48 हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, माइनस 22 हो जाएगा। माइनस 22 अपॉन 13 माइक्रोकूलम मुझे मिलेगा, माइनस 22 अपॉन 13 माइक्रोकूलम मुझे मिलेगा। और उसके बाद 3, कैपेसिटर नंबर 3 के ऊपर कितना चार्ज है, तो दैट चार्ज इज बेसिकली 8 प्लस क्यू। तो ये 8 प्लस क्यू जितना चार्ज है, तो ये है 8 प्लस क्यू का वैल्यू है 48 बाई 13, और इसका अगर आप सम करोगे तो ये सम मिलेगा 152 बाई 13 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो चलो ये सब कैपेसिटर के ऊपर स्विच को ऑन करने के बाद जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितना चार्ज होगा वो हमको यहाँ पे पता चल चुका है ऑलरेडी, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये हमने कैलकुलेट किया है, क्या ये सही कैलकुलेशन है या गलत कैलकुलेशन है, चेक कैसे करें। अगर मान लो आपको डाउट है कि मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है कि गलत है, तो कैसे चेक किया जाए। तो इसको चेक करने का तरीका बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं। चलो इसको चेक करने का तरीका देखते हैं। इसके लिए जरा ध्यान से देखो,
ये कैपेसिटर जो अपना है बेसिकली, कैपेसिटर 1 की ये पॉजिटिव प्लेट देखो, जिसको मैं अभी ग्रीन कर रहा हूं, और कैपेसिटर नंबर 3 की एक पॉजिटिव प्लेट देखो, इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, ग्रीन कर रहा हूं। इस वायर को भी मैं ग्रीन कर रहा हूं, देखो, यू कैन सी दैट नाउ। तो ये ग्रीन जो पार्ट है ना, दैट इज आइसोलेटेड पार्ट गाइस। आइसोलेटेड मतलब उतने पार्ट में ना तो कहीं से चार्ज एंटर होता है, ना तो कोई चार्ज वहां से बाहर जाएगा। अब आप सोचो, इस पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज था, +10 था पहले, और इस नेगेटिव प्लेट पे कितना चार्ज, इस कैपेसिटर 3 की पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज था, तो क्या +8 था। मतलब यहां पे ये ग्रीन पार्ट के अंदर शुरू शुरू में कितना था भाई, 18 माइक्रोकूलम चार्ज था। शुरू शुरू में वो 18 माइक्रोकूलम था। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी वहां पे क्या होना चाहिए भाई, 18 ही होना चाहिए। ओके, तो 18 होता है कि नहीं होता है, चेक करते हैं, चलो। तो देखो, अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस पर्टिकुलर प्लेट पे कितना चार्ज है, तो कि 10 - q, और 10 - q मतलब 82/30, 82/13। चलो, फिर ये पूरा वही ग्रीन पोर्शन। अब यहां पे इस पर्टिकुलर प्लेट पे कितना चार्ज है, तो आप देख सकते हो 8 + q चार्ज है, और 8 + q मतलब कितना, 152/13। चलो, इसको ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके चेक करो, तो क्या हो जाएगा, ये 4 और 15 + 8 आ जाएगा 23। तो 234/13 और 234/13 करोगे तो यू विल गेट 18 ओनली, यू विल गेट 18 ओनली। तो दिस इज द सेल्फ चेक। अगर आप जब ऐसा प्रॉब्लम करते हो और आपको डाउट होता है ना कि सही है कि गलत है, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ चेक। सिमिलरली आप यहां पे भी चेक कर सकते हो। देखो, ये पोर्शन मैं क्या कर देता हूं, ब्लू कर देता हूं। इस पर्टिकुलर प्लेट पे पूरा देख लो यहां पे, तो इस पर्टिकुलर प्लेट पे शुरू में कितना था, -2 था, और यहां पे क्या था, -8 था। -2 और -8 मिलके क्या होगा, -10 होगा। तो अब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी वो -10 ही मिलना चाहिए। तो देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा, देखते हैं। ये पार्ट और ये पार्ट देख लो। तो अभी देखो, इस नेगेटिव प्लेट पे कितना चार्ज है, तो कि -2 - q है। तो 2 - q का माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 22/13 मिल जाएगा। तो वहां पे 22/13 है, और 8 + q का वैल्यू कितना है, 152/13 है। तो उसका माइनस करोगे तो 152/13। अब इसका वैल्यू चेक करके देखो, इसका वैल्यू चेक करके देखो, तो देखो कितना आएगा, -130/13 आएगा, एंड दैट इज बेसिकली -10 माइक्रोकूलम। यू कैन सी दैट। ये मैं बस रफली चेक कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों सिचुएशन में कैपेसिटर पे जो चार्ज रहता है वो कांस्टेंट रहता है। अब ये जो पोर्शन है जो मैं अभी रेड करने वाला हूं, इतना पोर्शन का जो आंसर है आप अपने आप वेरीफाई कर लो कि अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये रेड पार्ट में जो चार्ज है वो सेम रहता है कि अलग रहता है। वो आपको वेरीफाई खुद करना है और आपको खुद आंसर सोचना है इसके बारे में, राइट। और हाँ, एक और चीज इंटरेस्टिंग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर है यहाँ पे, आइए उसको मैं दिखाता हूँ। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग गाइस। देखो, जरा ध्यान से देखना इस पर्टिकुलर चीज को। उसको देखने के लिए जाते हैं थोड़ा सा नीचे। अब देखो, हमारे पास पहले क्या था, ये सिस्टम था। ये कैपेसिटर की प्लेट पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज था, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज था, और यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम चार्ज था। और ये कैपेसिटर नंबर 2 के ऊपर जरा ध्यान से देखो। कैपेसिटर नंबर 2 के ऊपर ये जो रेड वाली प्लेट थी ना, वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी, और ये जो ब्लू वाली प्लेट थी वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी। अब जैसे ही चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहाँ पे प्लेट्स के अंदर पोलरिटी चेंज हो गया। आप जरा देखो ध्यान से। आपने कैपेसिटर नंबर 2 के ऊपर कितना चार्ज कैलकुलेट किया भाई, तो कि -22/13। तो आप जानते हो कि ये कैपेसिटर की ये जो प्लेट है, इस कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर ऐसा है एक्चुअली। ये दूसरे नंबर के कैपेसिटर की बात कर रहा हूं। तो दूसरे नंबर के कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे 2 - q चार्ज है, और नेगेटिव प्लेट पे -2 - q चार्ज है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन हमने क्या कैलकुलेट किया, देखिए 2 - q का वैल्यू कितना है, -22/13। मतलब यहाँ पे वो -22/13 आ गया, और यहाँ पे वो +22/13
13 आ गया है। इसका मतलब ये है कि इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दूसरे नंबर के कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, पोलैरिटी को चेंज कर देगा। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपको यहां पे देखने को मिला। अगर आप इस पर्टिकुलर कैपेसिटर की ये प्लेट पे, लेफ्ट साइड वाली प्लेट पे -22/13 और राइट साइड वाली प्लेट पे +22/13 कंसीडर करोगे, तभी जाके आप देखना चार्ज कंजर्वेशन का जो पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया आपको वो फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज देखने लायक थी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हुआ। आई होप इस पर्टिकुलर मेथड को बेसिकली आप क्लियर हो चुके होंगे, राइट। बस क्यू लेना है और क्यू को बस सर्किट के अंदर घुमा दो। कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट के अंदर क्यू एंटर होता है तो प्लस करो, कैपेसिटर की प्लेट से अगर क्यू बाहर निकलता है तो उसको क्या करो, माइनस करो। बस इतना करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। करना वही है, स्विच को ऑन करना है और स्विच को ऑन करने के बाद हर एक कैपेसिटर के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाएगा उसके बाद कितना चार्ज आएगा वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। अब ये सर्किट जो है ना उसमें थोड़ा सा मेथड चेंज है। मेथड चेंज जो होती है बेसिकली अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग अलग अप्रोच होते हैं, और मेरा काम यहाँ पे ये है कि आपको हर एक अप्रोच का आइडिया देना। तो एटलीस्ट मैं एक एक प्रॉब्लम हर एक अप्रोच का आपके सामने लेके आऊंगा, सो दैट यू विल गेट अ बेटर आइडिया, और किस तरह से आप कर पाते हो देखते हैं। चलो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर क्या करते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर ये जो सर्किट दी गई है उसमें स्विच ऑन करने के बाद हर एक कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा वो मुझे कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो ये 10 वोल्ट की बैटरी और ये 15 वोल्ट की बैटरी का दोनों का नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ। तो मैं मेरी इजीनेस के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को 0 वोल्ट कंसीडर कर लेता हूं। चलो अगर ये 0 वोल्ट कंसीडर होता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट होगा, क्योंकि ये 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से क्या होता है, पोटेंशियल में बड़ा होता है। और कितना बड़ा होता है भाई, तो कि बैटरी की ईएमएफ की जो वैल्यू होती है उतना बड़ा होता है। यहाँ पे 0 से ये पॉइंट पे, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू होगी पोटेंशियल की वो बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी, तो कि 10 जितनी बड़ी होगी। इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आया, 10 वोल्ट मुझे मिलेगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इस पे भी 10 वोल्ट मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा 15 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, यहाँ पे 15 वोल्ट। अब स्विच को ऑन कर दिया था हमने तो ये 15 वोल्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा, 15 वोल्ट हो जाएगा। चलो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना वो मुझे पता नहीं है। इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेट अस एज्यूम कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है V। तो पहले क्या करेंगे, हम V को कैलकुलेट करेंगे, और जैसे ही मुझे V मिल जाएगा अब क्या होगा, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो मुझे चार्ज चाहिए वो चार्ज बहुत आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा वो मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले V कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हमको सोचना है। चलो तो V कैलकुलेट करने के लिए जरा ध्यान दीजिए। मैं इस आइसोलेटेड सिस्टम को देखता हूं, ये ब्लू पोर्शन है और ये कैपेसिटर की ये प्लेट ब्लू पोर्शन है। तो अब इस पर्टिकुलर आइसोलेटेड पोर्शन के ऊपर फोकस करना है आप सबको, ध्यान से देखना। ठीक है, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होता है, प्लस Q1 और यहाँ पे माइनस Q1। अब ये नेगेटिव प्लेट है तो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा -Q2 और यहाँ पे प्लस Q2। फिर यहाँ पे Q3 प्लस Q3 और नीचे हो जाएगा -Q3। मैंने एज्यूम कर लिया कि इस तीन कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो Q1, Q2 और Q3 है, और जब चार्ज Q1, Q2, Q3 होंगे तो पॉजिटिव प्लेट पे प्लस और नेगेटिव प्लेट पे माइनस, उस तरह से हम चार्ज को लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया। अब इस पोर्शन ब्लू पोर्शन पे फोकस करो। ब्लू पोर्शन इज आइसोलेटेड पोर्शन। ओके, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम आइसोलेटेड ब्लू पार्ट मैं क्या लिखता हूं, देखो जरा ध्यान से, -Q1 फिर -Q2 और प्लस Q3, ये तीन मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड पे कहीं से चार्ज आ नहीं सकता।
और कहीं से चार्ज अगर आ नहीं सकता तो वहां पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन हमने कितना डिफाइन किया है, तो कि इस प्लेट पे -Q1, इस प्लेट पे -Q2 और इस तीसरी प्लेट पे +Q3। तो डेफिनेटली ये हमने जो डिफाइन किया है वो सब वैल्यू का एडिशन अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो उसकी वजह से हम 0 यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को लिखे हुए हैं। अब इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं, Q3 इज गोइंग टू बी Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। Q3 is going to be Q1 plus Q2. Now, चलो Q3 कितना है, ध्यान से देखो। Q क्या होता है, C इंटू V। तो Q3 के लिए C कितना है भाई, तो कि 2 माइक्रोफेराड है। और V मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे करूंगा V माइनस 0, तो Q3 मिलेगा 2V। ओके, फिर Q1 कितना है देखते हैं, चलो। Q1 तो कैपेसिटर जो है उसका 2 माइक्रोफेराड है। हायर से लोअर पोटेंशियल यानी 10 माइनस वी करेंगे, ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 माइनस वी। फिर Q2 देखते हैं, चलो Q2 कितना होगा, तो कि कैपेसिटेंस कितना है भाई, तो कि 1 फेराड का कैपेसिटेंस है। और पोटेंशियल कितना होगा, तो कि 15 माइनस वी करेंगे हम। ओके, 15 माइनस वी। अब ये तीन वैल्यू जो हम जानते हैं वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख देते हैं, राइट। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा देखते हैं, चलो। 2v इज इक्वल टू Q1 की जगह पे अपने क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 2v लिखते हैं। 20 माइनस क्या करेंगे, 2v, फिर प्लस 15 माइनस v करेंगे। तो चलो यहां से हमको क्या पता चलता है, ये 2v और ये v माइनस 3v हो जाएगा। और ये -3 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो ये 5v इज इक्वल टू 15 मिलेगा। और 5v इज इक्वल टू 15 से मुझे यहां पे क्या मिलेगा, v का वैल्यू 7 वोल्ट मिल जाएगा। 7 वोल्ट मिल चुका है। अब इसको क्या कहते हैं, अपने इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। सो नाउ फ्रॉम 2 क्या मिलेगा मुझे, तीन चार्ज मिल जाएंगे। फ्रॉम 2 Q1 कितना होगा, 2 इंटू 10 माइनस v। v मतलब कितना, तो 7, तो ये 6 वोल्ट 6 कूलम हो जाएगा बेसिकली। दिस इज गोइंग टू बी 6 कूलम। फिर Q2 कितना मिलेगा मुझे, तो कि Q2 इज बेसिकली 15 माइनस v। तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 कूलम मिल जाएगा। 15 में से 7 जाएगा तो 8 कूलम मिल जाएगा। Q3 वो है 2v, v की वैल्यू 7 ले लो तो ये 14 कूलम मुझे यहां पे मिल जाएगा। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि भी ये तीन जो कैपेसिटर है, इसको अगर हम कैपेसिटर नंबर 1 बोले, इसको अगर कैपेसिटर नंबर 2 बोले, और इसको अगर हम कैपेसिटर नंबर 3 बोले, तो बेसिकली ये चार्ज होगा कैपेसिटर नंबर 1 के ऊपर, ये चार्ज होगा कैपेसिटर नंबर 2 के ऊपर, और ये चार्ज होगा कैपेसिटर नंबर 3 के ऊपर। आई होप के ये पर्टिकुलर मेथड भी आपको समझ में आया होगा। इज दैट वेरी मच इजी मेथड। पोटेंशियल का कंसेप्ट यूज करके मैंने यहाँ पे वो मेथड यहाँ पे बेसिकली डेवलप किया, ठीक है। पहले मेथड में चार्ज को घुमाया था, यहाँ पे पोटेंशियल को लेके हम करेंगे। अब ऐसा ही एक और मेथड लेते हैं। मान लो यहाँ पे तो क्या है, अननोन पोटेंशियल V एक ही था मेरे पास। अगर अननोन पोटेंशियल एक से ज्यादा हो तो क्या करें, अननोन पोटेंशियल एक से ज्यादा हो तो क्या करें। तो उसके लिए करते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखिए, अप्रोच हमारा क्या होगा, वही होगा जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में अप्लाई किया था। बस उसी अप्रोच को लेके हम यहाँ पे आंसर लेने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, चलिए अब देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूं, सबसे पहले ये जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, ओके, तो क्या मैं कंसिडर कर लेता हूं कि ये जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल क्या है, 0 है। और ये जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल क्या है, 20 हो जाएगा। बैटरी 20 वोल्ट की है, इसलिए अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो स्विच के ऑन करते ही ये पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, राइट। मैं वोल्ट नहीं लिख रहा हूं, आप समझ रहे हो, राइट। तो अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये है जिसका पोटेंशियल मुझे पता नहीं है, दैट इज एक्स। और एक पॉइंट ये है जिसका पोटेंशियल मुझे पता नहीं है, जो है y। x इज द पोटेंशियल हियर एंड y इज द पोटेंशियल हियर। अब मैं क्या करता हूं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं यहाँ पे। मान लीजिए कि ये जो 3 फेराड का कैपेसिटर है, उस 3 फेराड के कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट होगा वो है Q1।
तो इस प्लेट पे प्लस Q1 आएगा और इस प्लेट पे माइनस Q1 आएगा, ठीक है। और ये 2 फेराड का जो कैपेसिटर है उसके ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज प्लस Q2, तो यहाँ नेगेटिव प्लेट पे वो होगा माइनस Q2। अब देखिए ये 2 फेराड है, उसके सामने वाला कैपेसिटर भी 2 फेराड है, तो मैं यहाँ पे भी क्या करता हूं प्लस Q2 और यहाँ पे करता हूं माइनस Q2। ओके, और सिमिलरली ये देखिए 3 फेराड का कैपेसिटर है यहाँ पे, उसके एग्जैक्टली सामने 3 फेराड का कैपेसिटर है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ प्लस Q1 कर देता हूँ और यहाँ पे माइनस Q1 कर देता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया कि देख लीजिए कि मान लीजिए बैटरी जो है वो Q1 प्लस Q2 जितना चार्ज मान लो सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसमें से Q1 चार्ज इस तरफ 3 फेराड के कैपेसिटर की तरफ शिफ्ट होगा और Q2 चार्ज जो है वो 2 फेराड वाले कैपेसिटर की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब अगर ये पॉइंट जो है हमारा 20 वोल्ट वाला पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे से अगर चार्ज Q1 प्लस Q2 अगर बाहर निकल रहे हैं, सर्किट के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये 0 वोल्ट वाले पोटेंशियल पे जब चार्ज वापस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएंगे तो अकॉर्डिंग टू चार्ज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, जितने चार्ज अंदर गए थे उतने ही चार्ज क्या आने चाहिए, बाहर आने चाहिए। तो अगर Q1 प्लस Q2 अंदर गया है तो Q1 प्लस Q2 बाहर आना चाहिए। और यहाँ पे फॉर्चुनेटली मेरे पास क्या है, कैपेसिटर कुछ प्रॉब्लम में कुछ इस तरह से देके रखे हुए हैं कि कैपेसिटर की वैल्यू सेम है, तो चार्ज की वैल्यू भी आप क्या कर सकते हो, सेम कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या समझते हो कि यहाँ पे बीच वाला कैपेसिटर जो होगा उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। थोड़ा वेट करो इसके बारे में। मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूं कि यहाँ पे चार्ज है Q3 और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट पे चार्ज है माइनस Q3। अगर नहीं होगा बीच में कोई चार्ज, ठीक है, अगर बीच वाला जो कैपेसिटर है वो चार्जिंग नहीं होगा उसका, तो Q3 का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। वो कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं Q3 का वैल्यू क्या मिलता है, ठीक है। ऑब्वियसली 0 नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा उसके बारे में थोड़ी देर के बाद डिस्कस करता हूं, लेकिन लेट अस कंप्लीट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अभी इस पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेटेड पार्ट को सर्च करेंगे। तो देखिए ये एक आइसोलेटेड पार्ट है, ये रेड पार्ट जो मैं दिखा रहा हूं दैट इज आइसोलेटेड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट। ये हो गया आइसोलेटेड सेक्शन। ये प्लेट, ये 3 प्लेट ऐसी है जो सिस्टम से क्या है, आइसोलेटेड है। और सिस्टम से आइसोलेटेड है मतलब ना तो आज कोई चार्ज इसके ऊपर आया होगा, ना तो कोई चार्ज यहां से गया होगा। तो ये जो चार्ज मिलेगा इस तीनों 3 प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज, वो टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर चीज को लेके मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि हियर देखिए ये नेगेटिव प्लेट है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना है, तो कि -1 माइनस Q1 है। फिर ये जो नेगेटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है Q2 वाली, तो प्लस Q2, और यहां पे Q3 प्लस Q3, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, और ये जैसे ही 0 हो जाएगा तो अब क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक इक्वेशन बना देते हैं। यहां से पता चल जाएगा Q1 इज इक्वल टू क्या, तो कि Q2 प्लस Q3। Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 प्लस Q3 हो जाएगा, ठीक है। चलो Q1 की वैल्यू लिखते हैं। Q1 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको। Q1 क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो C इज बेसिकली कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस देखिए 3 फेराड का कैपेसिटेंस है तो 3 आएगा। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे 20 और x। 20 इस तरफ है, x इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, 20 माइनस x इज गोइंग टू बी पोटेंशियल डिफरेंस। सो कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, C इंटू V क्या हो जाएगा, चार्ज Q हो जाएगा। चलो Q2 की बात करते हैं। Q2 यहां पे है, तो इसका कैपेसिटेंस जो है वो है 2। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो कि x माइनस 0, x माइनस 0 को मैं x लिखता हूं। फिर Q3 की बात करते हैं, तो कि यहां की बात करेंगे, तो Q3 पे जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है, 1 फेराड है। ओके, और पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा, तो कि x और y का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस मुझे यहां पे मिल जाएगा। सो यहां से बेसिकली मुझे क्या मिला, देखिए 3 2 6, 60 माइनस 3x, और ये देखिए 2x प्लस x यानी 3x माइनस y मुझे यहां पे मिल चुका है। उसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, देखिए 3x को मैं क्या करता हूं, ये माइनस 3x को राइट हैंड साइड ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा माइनस y हो जाएगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए मैंने ऊपर वाली जो 3 प्लेट्स है आइसोलेटेड प्लेट्स, उससे मुझे एक इक्वेशन मिला, और इस इक्वेशन में क्या आता है, x और y आता है, और ये 2 अननोन वैल्यूज है।
तो दो अननोन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा इक्वेशन कहां से लाएंगे? तो देखिए इस सेक्शन को ले लेते हैं, ये भी एक आइसोलेटेड सेक्शन है, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, ये प्लेट, पूरा जो ग्रीन पोर्शन में दिखा रहा हूं आपको यहां पे, सो दैट ग्रीन पोर्शन इज बेसिकली आइसोलेटेड सेक्शन, कैन क्लियरली सी दिस। ओके, तो इस ग्रीन आइसोलेटेड सेक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं देखते हैं, चलो। ऑल्सो देखिए यहां पे माइनस Q2 है, ऊपर माइनस Q3 है, और ये Q1 जो है वो प्लस है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इससे मुझे क्या मिलेगा, अगेन Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 मिलेगा। तो अब यहां पे Q1, Q2, Q3 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, देखो जरा ध्यान से। Q1 कैसे मिलेगा, तो Q1 पे 3 फैराड का कैपेसिटर है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो कि Y और 0 है, तो ये Y माइनस 0 यानी Y, ठीक है ना। इसको मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूं, Y लिखता हूं, चलो 3Y। चलो Q2 क्या करेंगे, तो Q2 में कैपेसिटर जो है वो है 2 फैराड का, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो कि 20 माइनस Y। जब भी आप चार्ज के लिए वैल्यू लिखते हो तो Q इज इक्वल टू CV करोगे, और V में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या लोगे, पॉजिटिव वैल्यू लोगे, मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल यहां पे लोगे आप। उसके बाद क्या करते हैं देखते हैं, चलिए प्लस Q3 क्या करेंगे, देखो Q3 क्या है, तो यहां पे Q3 आ गया, तो यू कैन सी दैट कि Q में कैपेसिटेंस जो है वो 1 है, ठीक है, कैपेसिटेंस जो है वो है 1। ओके, और कैपेसिटेंस 1 के बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस है x माइनस वाई, तो यहां पे मैं डायरेक्टली 1 इंटू एक्स माइनस वाई यानी x माइनस वाई यहां पे लिख देता हूं। चलो उसके बाद क्या होगा, तो कि 3y इज इक्वल टू 40 माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई आ जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है, तो 40 माइनस 2y आएगा, सॉरी ये y नहीं आएगा बट क्या आएगा, 2y आ जाएगा। ओके, तो क्या करते हैं देखते हैं, माइनस 2y माइनस वाई माइनस 3y हो जाएंगे, उसको अगर हम लेफ्ट साइड ले जाए तो दिस इज गोइंग टू बी 6y, और ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, और यहां से मुझे इक्वेशन 2 मिलेगा, माइनस एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 40, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलो इस दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हम क्या मिलेगा मुझे, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो मैंने सॉल्व किया हुआ है इसका वैल्यू, आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हो। x का वैल्यू यहां पे आपको मिल जाएगा 80/7 वोल्ट, और y का वैल्यू जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 60/7 वोल्ट, ठीक है। 80/7 वोल्ट मिल जाएगा और 60/7 वोल्ट मिल जाएगा, अगर आप इस दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो, ठीक है। वेरीफाई खुद कर लेना आप इसको। अब ये x और y की वैल्यू जैसे ही मुझे मिल चुकी है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है दैट आई कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। और कैसे कैलकुलेट कर लेंगे देखते हैं, चलिए इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखो। मैं इस कैपेसिटर को नंबर दे देता हूं, ये कैपेसिटर नंबर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है, ये कैपेसिटर जो है वो है कैपेसिटर 3, ये कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर 4, और ये जो कैपेसिटर है वो है कैपेसिटर 5। 1 2 3 4 और 5। तो चलो हर एक कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है उसको कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो ये है कैपेसिटर, और यहां पे उसका मैं चार्ज लिखने वाला हूं, ठीक है। तो कैपेसिटर 1 के ऊपर कितना चार्ज आएगा देखते हैं। चलो कैपेसिटर 1 के ऊपर कितना चार्ज है, 1 गया, ये रहा। कैपेसिटेंस है 3 और पोटेंशियल डिफरेंस है 20 माइनस एक्स। कैपेसिटेंस है 3 और पोटेंशियल डिफरेंस है 20 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू अगर हम 80/7 यहां पे रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 180/7 कूलम। ये कैपेसिटर 1 के ऊपर आने वाला चार्ज है। फिर दूसरे कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो कि दूसरे कैपेसिटर के ऊपर 2 फेराड इज द कैपेसिटेंस, यू कैन सी दैट 2 फेराड इज द कैपेसिटेंस, और यहां पे क्या आएगा, x माइनस 0 आएगा। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन से मुझे आंसर मिलेगा 160/7 कूलम। x की वैल्यू आप देखो 80/7 है, 80/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 160/7 c मिल जाएगा।
1 और 2 पे मुझे मिल चुका है। आप कॉमन सेंस लगाते हैं कि Q1 जो है वो 3 फेराड पे था, तो ये तीसरे नंबर के 3 फेराड कैपेसिटेंस पे पी क्या आएगा, Q1 जितना चार्ज ही आएगा। तो तीसरे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है देखते हैं। चलो 3 फेराड का कैपेसिटेंस है और ये y माइनस 0 यानी y आएगा, तो इसका जब आप प्रोडक्ट करके देखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 180/7 ही आएगा। आना भी चाहिए, दोनों चार्ज सेम होने चाहिए। तो फिर नंबर 4 कैपेसिटर के ऊपर कितना आएगा, तो डेफिनेटली ये Q2 जितना ही आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 2 फेराड का कैपेसिटेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 माइनस y, और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा 160/7 कूलम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब नंबर 5 पे देखते हैं। नंबर 5 कैपेसिटर जो है दैट इज बेसिकली अवर Q3 वैल्यू। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं Q3 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये Q3 वैल्यू कितनी मिलेगी, तो आप देखिए कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 1 है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो x माइनस वाई है। तो अगर आप x माइनस वाई करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 20/7 कूलम मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे बीच वाले कैपेसिटर के ऊपर आपको कोई चार्ज की वैल्यू मिली, तो आप समझ सकते हो कि ये चार्ज की वैल्यू क्यों मिलती है। ये चार्ज की वैल्यू कौन सप्लाई करता है टेक्निकली। अगर यहाँ पे 3 फेराड पे Q1 था, ओके, और 2 फेराड पे Q2 था, तो 20 वोल्ट वाले पॉइंट से Q1 और Q2 अगर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे और ये जीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट पे और Q1 और Q2 वापस मुझे मिल चुके हैं, तो टेक्निकली तो लॉजिकली ऐसा लगना चाहिए कि Q3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बट देखो यहाँ पे ये Q3 की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। तो 0 नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है भाई, तो ये इसलिए नहीं हो रही है कि ये जो एक्स्ट्रा चार्ज जो मुझे यहाँ पे मिला वो चार्ज किसने सप्लाई किया होगा भाई, तो कि बैटरी ने सप्लाई किया होगा। आने वाले हम लेक्चर्स में देखते हैं कि अगर कोई बैटरी चार्ज को सप्लाई करती है तो वो वैल्यू जो है ना वो इस पर्टिकुलर सिस्टम में से जो हीट लॉस होता है उसको कैलकुलेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। तो जब भी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना उस पर्टिकुलर टाइम पे ये भी हो सकता है कि बैटरी जो है वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज को क्या करे, सप्लाई कर सकती है सर्किट को। तो यहाँ पे इसी के रिजल्ट की वजह से Q3 का वैल्यू 20/7 मिला। आई होप कि स्विच को ऑन करने के बाद सारे कैपेसिटर के ऊपर कितने चार्ज होंगे वो आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये समझने के बाद एक और प्रॉब्लम करते हैं जहां पे फिर से दो अननोन होंगे, दो अननोन पोटेंशियल होंगे, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को थोड़ा सा क्विक अप्रोच से सॉल्व करते हैं। क्योंकि आपको शायद लग रहा होगा कि ये तो सारी लंबी लंबी कैलकुलेशंस है, लेकिन बिलीव मी अगर आपने ये पर्टिकुलर अप्रोच को बहुत प्रैक्टिस किया है, ठीक है, तो ये सब चीजें आपके लिए इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी। जितना लंबा दिख रहा है उतना लंबा नहीं होगा। ओके, अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप देखिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपके पास यहाँ पे कुछ 5 कैपेसिटर है, 1 2 3 4 एंड 5, ओके, और 5 कैपेसिटर के साथ 3 बैटरीज कनेक्टेड है, देखिए। और ऐसे सिस्टम आपके सामने है और आपको क्या करना है, हर एक कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल वाला अप्रोच कंसीडर करूंगा। देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वो 0 है, ओके। तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड। और इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल जो हो जाएगा वो 10 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो 10 वोल्ट की बैटरी है, वो क्या करेगी, पोटेंशियल को 10 वोल्ट से इंक्रीज करेगी। यहाँ पे 0 है, 0 में 10 वोल्ट इंक्रीज करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे 0 पे 5 वोल्ट इंक्रीज करने से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो होगा 5 वोल्ट। अब देखो ये बैटरी फिर से 10 वोल्ट की है, जो क्या करेगी, 10 वोल्ट इंप्रूव करेगी। तो 5 में से 10 वोल्ट इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 वोल्ट आना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल 15 नीचे वाला है, तो ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, 15 वोल्ट हो जाएगा। तो इतने पोटेंशियल्स तो हमको डायरेक्टली यहाँ पे पता चल चुके हैं, बस ये पोटेंशियल्स हमको पता नहीं है। लेट अस से इसको एक्स कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, वाई कहते हैं, ठीक है। ये दो पोटेंशियल्स मुझे पता नहीं है, एक्स और वाई। तो अभी x और y सबसे पहले ढूंढेंगे और यहाँ पे हम Q1, Q2, Q3 ऐसा कुछ लेंगे नहीं, डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको करता हूँ। और डायरेक्टली कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ। दिस इज द रीजन आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, ओके। तो चलो सबसे पहले हम कौन सा पोर्शन कंसीडर करते हैं, तो लेट अस कंसीडर कि ये पार्ट कंसीडर करो। चलो ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, दिस इज एन आइसोलेटेड पार्ट, यू कैन अंडरस्टैंड, ये आइसोलेटेड पार्ट है,
ओके, तो इस आइसोलेटेड पार्ट के लिए मुझे यहाँ पे इक्वेशंस लिखने हैं और इसमें मैं क्या करूंगा, नोड अप्रोच लूंगा। नोड अप्रोच क्या होता है, देखो ये जो पॉइंट है ना जिसका पोटेंशियल क्या है एक्स है, वो जंक्शन है, जंक्शन को नोड भी बोलते हैं। ओके, तो इस नोड के रिस्पेक्ट में मुझे यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मुझे इस पर्टिकुलर प्लेट पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लेट पे कितना पोटेंशियल होगा वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सॉरी, कितना चार्ज होगा वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए चार्ज होता है Q इज इक्वल टू CV। तो C कितना है भाई, तो 2 माइक्रोफेराड है। और इस पर्टिकुलर प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी पड़ेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 और x का डिफरेंस, लेकिन 10 माइनस x नहीं करूंगा। यहां पे मैं नोड अप्रोच यूज कर रहा हूं, तो नोड हमेशा सबसे पहले आएगा। तो यहां पे x माइनस 10 करेंगे। ओके, x माइनस 10 करेंगे। चलो इसके बाद क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है वो हम कैलकुलेट करते हैं। और इस पर्टिकुलर प्लेट पे कैलकुलेट करने के लिए कैपेसिटेंस कितना है भाई, तो कि 4 है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेना पड़ेगा मुझे, तो कि x माइनस वाई लेना पड़ेगा। बीच में क्या आएगा, प्लस। ओके, फिर और एक चार्ज को ऐड करना है। कौन सा चार्ज है भैया, इस पर्टिकुलर प्लेट पे जो चार्ज होगा वो, तो इस पर्टिकुलर प्लेट पे कितना चार्ज होगा, तो समझिए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो है 2 फेराड और 2 माइक्रोफेराड सॉरी। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा दैट इज x माइनस 0 आएगा। और x माइनस 0 को मैं सिर्फ x लिखता हूं, एंड दैट इज गोइंग टू बी 0। देखो ये तीन चार्ज का एडिशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो सेक्शन है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड सेक्शन है। तो इसके ऊपर से मुझे क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा। ये देखिए 2x माइनस 20 हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 4y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ओके, तो आप देख सकते हो यहां से 4x प्लस 2x यानी 6x प्लस 2x यानी 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 20 हो गया। और उसके ऊपर से क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेसिकली 2x माइनस y और इट इज इक्वल टू 5। इट इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका है मुझे। चलो अब क्या करेंगे, ऐसे ही कोई दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम ढूंढते हैं दूसरा इक्वेशन लाने के लिए। क्यों दूसरा इक्वेशन लाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे पहले इक्वेशन के अंदर x और y दो अननोन वैल्यूज है, और दो अननोन वैल्यूज के लिए कम से कम 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अब दूसरा इक्वेशन कहां से लाते हैं, देखते हैं। चलिए दूसरा इक्वेशन लेके आते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इस आइसोलेटेड सिस्टम को कंसिडर करता हूं। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, ये पार्ट जो है वो आइसोलेटेड है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो इस आइसोलेटेड पार्ट के लिए अब हम क्या करेंगे, देखते हैं। चलो इसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्लेट पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, तो इस पर्टिकुलर प्लेट पे जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मुझे ढूंढना है उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्सो देखो ये प्लेट पे कैपेसिटेंस कितना है 4 और पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपका नोड कौन सा है भाई, तो कि y इज योर नोड, y पोटेंशियल वाला जो पॉइंट है वो आपका नोड है। तो उस नोड के रिस्पेक्ट में आंसर लाएंगे तो y माइनस एक्स करना पड़ेगा मुझे। सो दिस इज गोइंग टू बी y माइनस एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर दूसरी प्लेट पे 4 माइक्रोफेराड वाला जो कैपेसिटर नंबर 3 है उसकी प्लेट पे कितना चार्ज होगा, तो चार्ज होता है कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, y माइनस 15 मिलेगा। ओके, अब उसके बाद देखते हैं ये नीचे वाला कैपेसिटर नंबर 4 उसकी प्लेट पे कितना चार्ज है। तो वहां पे भी कैपेसिटेंस जो है वो 4 है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो कि y माइनस 5 और इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। देखो 4 4 4 तीनों में से कॉमन निकल जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस एक्स बचेगा प्लस y माइनस 15 बचेगा प्लस y माइनस 5 बचेगा। ओके, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं फिर से, y y और y 3 टाइम्स है तो 3y हो जाएगा। ओके, x एक बार आ रहा है और ये 15 और 5 माइनस 20 राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो दैट इज गोइंग टू बी 20। तो 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, ये मेरा दूसरा इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 वोल्ट मिलेगी और y की वैल्यू 9 वोल्ट मिलेगी। आप इसको चेक कर सकते हो।
ओके, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 वोल्ट मिलेगी और y की वैल्यू 9 वोल्ट मिल जाएगी। अब क्या करना है, बस x की वैल्यू और y की वैल्यू पता है तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है दैट कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली। तो चलो कैपेसिटर कितने हैं भाई, तो कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, कैपेसिटर 4 और कैपेसिटर 5, 5 कैपेसिटर मेरे पास है और हर एक के ऊपर जो चार्ज है वो मुझे यहाँ पे लिखना है। तो चलो पहले कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो कैपेसिटर का चार्ज होता है Q इज इक्वल टू CV। तो C कितना है भाई, तो कि 2 माइक्रोफेराड है और V कितना होगा, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा पोटेंशियल ज्यादा और कौन सा पोटेंशियल कम। X की वैल्यू हम जानते हैं कि ये 7 है और Y की वैल्यू हम जानते हैं कि वो 9 है। तो अब देखो 10 और 7 का गैप कितना होगा, दैट इज 3। 10 minus 7 that is 3, 3 2s are 6 माइक्रोकूलम is going to be the charge on first capacitor। अब दूसरे कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज लेना है, देखो तो दूसरे कैपेसिटर के ऊपर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो है 4 और पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका वो कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा, 9 माइनस 7 तो ये हो जाएगा 2, 2 4 जा 8 माइक्रोकूलम जितना चार्ज आ जाएगा। अब तीसरा कैपेसिटर ले लो, तीसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है भाई, तो कि 4 माइक्रोफेराड है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो कि 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, 24 माइक्रोकूलम चार्ज विल बी देयर ऑन दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर। अब इस नंबर 4 के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो देखते हैं वो भी भाई। तो 4 नंबर का जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस है 4 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो कि 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस। 9 माइनस 5 होता है 4, 4 फोर्जा हो जाएगा 16 माइक्रोकूलम और 5 नंबर का जो कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज अगर ढूंढना है तो उसका कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड, उसका कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफेराड है और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 7 माइनस 0, 7 माइनस 0 यानी 7, 7 2 जा 14, 14 माइक्रोकूलम। तो ये आ गया हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होना चाहिए उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी। आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। देखिए हर एक प्रॉब्लम में मैंने कुछ ना कुछ नया अप्रोच आपको देने की कोशिश की है। जस्ट ऑब्जर्व दिस अप्रोच और इसको एडॉप्ट करो। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये ट्रिक्स इतनी इजी नहीं होती। जब आप ये चैप्टर को पढ़ते हो ना उस पर्टिकुलर टाइम पे ये चीजें फ्लो में होती है, ठीक है। और जैसे जब आप दूसरे चैप्टर में स्विच हो जाओगे तो ये फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। तो ये सब चीजों को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना पड़ता है ताकि वो हमारे दिमाग में परफेक्टली रहे और जब जब एग्जाम आए तब हम इस पर्टिकुलर चीजों को अप्लाई कर पाए, ठीक है। कोई भी चीज को अप्लाई करने के लिए उसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। प्रैक्टिस एक बार करने से काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करो कि ऐसी जो छोटी छोटी ट्रिक्स है, अप्रोच है, उसके एटलीस्ट एक एक दो दो प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक अलग नोट प्रिपेयर करो और फिर क्या करो, उस नोट्स को आप जब भी फ्री टाइम मिले, आप घर पे नॉर्मल बैठे हो तब भी उसके पेजेस को पलटते रहो। यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग, जस्ट पेजेस को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, ये सारी मेथड्स और ट्रिक्स जो होगी ना वो आप रिकॉल करते जाओगे, ओके। और ये रिकॉल होती जाएगी तो जब जब आप इसको एग्जाम में अप्लाई करोगे आपके मार्क्स आएंगे और आपका प्रैक्टिस चलता रहेगा। इसी तरह से सबको स्टडी करना चाहिए, तो ये मेरा मानना है। तो इस पर्टिकुलर कैपेसिटर की ट्रिक्स के लेक्चर को मैं यहाँ पे खत्म करता हूं। आई होप आप सबको मजा आया होगा, ठीक है। मिलेंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।